बेटा इसमें हाँ, तो इसमें बता दें कि बेटा मोस्टली जो पावर है हमारे पास सेंट्रल, क्योंकि हमारा जो फेडरलिज्म है वो क्वासाई फेडरल है। क्वासाई फेडरल का मतलब क्या होता है पता है किसी को? सुन लो बेटा, क्वासाई फेडरल का मतलब होता है कि यानी हमारा जो फेडरलिज्म है वो जो मोस्टली जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा जो फेडरलिज्म है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारी जो पावर है मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। इसके अलावा आपको पता है यूनियन टेरिटरीज भी हमारे पास कुछ हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास? 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, ठीक है। इवन आप जम्मू कश्मीर को ही बना दिया गया है, तो वैसी उसकी पावर किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए इसके अलावा जो है जैसे कई स्टेट्स का नाम बदलना है, वो उसकी पावर किसके पास जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, उसके पास पावर किसके पास जाएगी? इसके अलावा जो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो कि बहुत सारे वॉर के समय, इमरजेंसी के समय सारी पावर किसके पास आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गई बातें? हमने जानबूझ के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया है। किसके समय? वॉर के समय, ठीक है। किसी का नाम चेंज करना हो, किसी भी स्टेट का नया स्टेट बनाना हो, ठीक है, तो सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है, जो पैसा जो टैक्स के रिगार्डिंग में आता है, वो सारी की सारी मैक्सिमम पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दैट्स वाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ गया? बट ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल ही पावरफुल है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पावर नहीं दी, ऐसा भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। मैंने बताया कि हमारे देश में अब लैंग्वेज है, ठीक है। हमारे देश में लैंग्वेज की वेराइटी है या नहीं है? कितने हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास? 22 लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज जो है हमारे पास 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है हमारी। शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? यानी संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इन लैंग्वेज को बाकायदा एक भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एक शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो ये जो लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास? हिंदी, बंगाली, ठीक है। हिंदी को वैसे तो, ठीक है, बंगाली हरियाणवी हिंदी में का पार्ट आता है, ठीक है। जैसे मलयालम है, कन्नड़ है, ठीक है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू है, ठीक है, गुजराती। तो ये शेड्यूल लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ, लिस्ट पूरी दे रखी है यहाँ पे, ये देखो। बोडो, डोगरी, ये हमारी जो है शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि हमारे पास हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं हमारे देश में? 40% ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। 40% ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी बोलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी को जो बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी हमारे देश की, वो नहीं किया हमने, ठीक है। हमारी राजभाषा है, लेकिन हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं किया कि बाकी स्टेट भी इसको सीखे, ऐसा नहीं किया हमने। जैसे आपको पता होगा कि तमिलनाडु के जब नेहरू जी जब इसको राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो साउथ इंडिया में जो है तमिलनाडु वाले लोग, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हम आपकी हिंदी क्यों सीखे, ठीक है। उन्होंने हिंदी के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करा था। डीएम की पार्टी बनी, किसने? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी, ठीक है। तो वो सत्ता में आ गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी की लैंग्वेज को, किसी के कल्चर को किसी दूसरे स्टेट पे नहीं जबरदस्ती कर सकते हैं। यानी हर स्टेट का जो है अपनी लैंग्वेज है, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है बेटा। तो लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब क्या है? यानी हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी एज अ मदर टंग ऑफ द ओनली 40%। यानी हमने इसको पूरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे देश की नहीं बनाई है। यानी जितने भी हमारे देश हैं, चाहे मराठी है, गुजराती है, वहाँ पे जो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं, वो 2 लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। एक तो उनकी मातृभाषा होगी, दूसरी उनकी इंग्लिश हो सकती है, ठीक है बेटा। हिंदी ऑप्शनल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, बट उनकी जो मदर टंग है, हर स्टेट की अपनी मदर टंग होगी, तो उस स्टेट का जो भी ऑफिशियल काम होगा वो उस लैंग्वेज में कर सकता है, ठीक है बेटा। तो हमने जबरदस्ती नहीं करी, ये हमने राइट दे रखा है। समझ में आ गए बच्चे? यानी हमने हर स्टेट को राइट दे रखा है कि वो अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अपनी मदर टंग को डिक्लेयर कर सकता है। जैसे तमिलनाडु में, जैसे अगर कोई भी सरकारी काम होगा तो वो तमिल में छपेगा और दूसरा इंग्लिश में छपेगा, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है तो तमिल मीडियम से भी कर सकते हो और इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से 2 तरह के हमारे काम होते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गए बच्चे? तो 2 तरह की लैंग्वेज हो गई हमारी, एक हमारी जो मदर टंग हो गई, दूसरी हमारी इंग्लिश है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने किसी भी, हिंदी के अलावा हमारे पास कितनी लैंग्वेज हो गई? हमारे पास 22, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब दूसरा हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1952 के बाद, मतलब जब फर्स्ट इलेक्शन होते हैं हमारे, फर्स्ट इलेक्शन कब होते हैं? 1952 में, ठीक है। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें पहले कांग्रेस का डोमिनेंस था। किसका डोमिनेंस था बेटा? कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो मोस्टली चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह सिर्फ कांग्रेस का ही रूल होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1967 के बाद, 1977 के बाद से धीरे धीरे जो है ना, बाकी स्टेट्स में भी अलग अलग पार्टीज राइज होने लग गई। जैसे मैंने बताया साउथ इंडिया में डीएमके राइज हो गई, रीजनल पार्टी राइज हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सेंट्रल
यहाँ पे बताया गया कि हमारे यहाँ, वैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में मैक्सिमम पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन कई बार जो है कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा वो रहती है, एडवांटेज में रहती है। अब यहाँ पे दिया गया है बेटा कि ये कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या बताएगा कोई? हाँ, जैसे मैंने बताया कि भाई पहले क्या था, पहले कांग्रेस का रूल था पहले, ठीक है, पहले सिर्फ मेजर पार्टी कौन सी थी, लगभग 3 से 4 इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। धीरे धीरे 1975 में जब इमरजेंसी लगती है, ठीक है, उसका 1977 में जो है ना सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहला जो जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसमें जो, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसमें चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मोरारजी क्या नाम है, चरण सिंह, जैसे चरण सिंह है और मोरारजी देसाई वगैरह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो कि नॉन कांग्रेस के थे। उससे पहले सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके थे, कांग्रेस के, ठीक है। धीरे धीरे जो है बाद में फिर बीजेपी बनती है और भी दूसरी पार्टीज आती हैं। तो अब क्या हुआ 1990s के बाद क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन में 1990s के बाद, कौन से बेटा, 1990s में, ठीक है, 1990s में क्या हुआ बेटा कि कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हो गई थी, बहुत सारी पार्टीज हो गई थी और रीजनल पार्टी भी राइज हो गई थी। रीजनल पार्टी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो गई, ठीक है, उड़ीसा में जैसे क्या नाम है, बीजू जनता दल है, ठीक है, बीजू जनता दल है, शिवसेना हो गई महाराष्ट्र में, ठीक है, पंजाब में अकाली दल हो गई। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी राइज हो गई है। समझ में आ रहा है बेटा चिराग, समझ में आ रहे बच्चे? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टी राइज होगी, जिसका मतलब क्या होगा, कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया और अब देखो आम आदमी पार्टी भी आ गई है। तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस धीरे धीरे क्या होगा, डाउन हो गया। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 540, जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो 545 में पहले कांग्रेस को 300 से ज्यादा सीट्स मिलती थी, ठीक है, 300 से ज्यादा मिलती थी, 400 तक भी मिली है। बट 1990s में क्या हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है 272 का जो आंकड़ा नहीं मिलता था। कितने का बेटा, 5, ठीक है। तो फिर मान लीजिए किसी को 200 मिले, किसी को 150 मिले हैं, किसी को 50 मिले हैं, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड हो जाता था, ठीक है। तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिले। मेजोरिटी नंबर क्या है बेटा, ठीक है, ठीक है, किसी को मेजोरिटी नंबर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो डेट्स वाई इसको बोलते हैं। अब ये सारी पार्टीज आपस में कोलिजन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को 200 मिला है तो 50, 10, 20, 5, 2 इस तरीके से पार्टीज होगी ना। तो ये 200 वाला किससे जुड़ेगा, किसी 50 वाले से जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन। समझ में आ गए बच्चे? सो ये जो है ना, अब एक पार्टी ये जुड़ गई, इसमें 200, ठीक है, प्लस 50 प्लस 20 प्लस 5 प्लस ऐसे 1, 2 इस तरीके से जुड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। समझ में आ गए बच्चे? तो ये इसमें एक पार्टी का रूल नहीं है, इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन है, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए एक अलायंस था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी का लीड, ये बीजेपी के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है ये, ठीक है। दूसरा था यूपीए, इसका मतलब क्या बेटा, ये कांग्रेस के अंडर में आता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। मतलब क्या होता है कि ये अलायंस मिलकर सरकार बनाती थी, क्या मिलकर बनाती थी सरकार, अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। समझ में आ गया बेटा, कोलिजन गवर्नमेंट समझ में आ गया बेटा। अब अगला जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लगभग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक होगा हमारा, बस लास्ट है। ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट। देखो बेटा यहां देखो, 73rd अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यानी संविधान में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 73rd नंबर का अमेंडमेंट किया, उसमें अंदर हमने पंचायती राज को, पंचायती राज पता है आपको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज यानी लोकल लेवल पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, लोकल लेवल को जो पावर दी गई है, लोकल लेवल क्या दी गई बेटा, पावर दी गई है बाकायदा। इसके अंदर अमेंडमेंट करके 73rd अमेंडमेंट 1992 में, कब किया था हमने, 1992 में, राजीव गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, तब जाकर के हमने पंचायतों को क्या बनाया, स्पेशल पावर दी गई है पंचायतों को गांव में। और 74th अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए है, वो है आपके अर्बन एरिया के लिए। किसके लिए बेटा, ठीक है, अर्बन एरिया के लिए है, जिसमें हम काउंसिलर को चुनते हैं। ये किसके लिए, विलेज के लिए। किसके लिए बेटा, ठीक है, 73rd किसके लिए था, यानी इसमें पंचायती राज को पावर दी गई है। किसको, एक और मैंने बताया कि हमारे देश में 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी लेवल की गवर्नमेंट स्टार्ट करी हमने, जिसको बोलते हैं ये पंचायती राज गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। 3 लेवल हो गई हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट को जो पावर मिली है वो 1992 में मिली है। कब मिली है इसको पावर, इसके अंदर क्या पावर मिली है, इसके अंदर क्या गया, पहली बात तो इसको पंचायतों को पार्ट बना दिया गया, ठीक है। अब ये ऑफिशियली एक और लेवल हमने क्रिएट करा है, 2 लेवल थे हमारे पास, एक लेवल हमने और बना दिया जिसको बोलते हैं पंचायती राज। इसके अंदर इनके रेगुलर इलेक्शन होंगे। पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, इसके रेगुलर
रेगुलर इलेक्शन होंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, वैसे पंचायतों के इलेक्शन होंगे, ठीक है। जैसे अभी हो रहे, मैंने बताया कि फरीदाबाद में लोकल लेवल के इलेक्शन हुए, दिल्ली में लोकल लेवल के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है बेटा, इसके अंदर ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया बेटा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्व। इसके अलावा कहीं कहीं पे वुमेन्स को भी दिया गया है, इसका सॉरी वुमेन्स को तो अलग कैटेगरी बन जाएगी। 1/3 सीटें जो है वुमेन को रिजर्व करी गई है। मतलब क्या हुआ, ठीक है। रिजर्व का मतलब क्या बेटा, रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि वुमेन को 1/3 इसके लिए इसको भी रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? यानी शेड्यूल कास्ट के लिए भाई पंचायतों में का मतलब क्या है कि पावर जो लोकल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। महात्मा गांधी का सपना क्या था कि जो पावर मतलब क्या है कि गांव के लोग, जैसे मान लीजिए आपका एक पंचायत होगी, ठीक है, आप जैसे गांव में कितने लोग होते हैं, 1000 2000 3000, तो गांव के लोगों को लगा होगा कि हमारे बीच के जो लीडर हैं वो हमारे बीच के हैं और वो इस गांव का काम करेंगे, इस शहर का काम करेंगे, इस मोहल्ले का काम करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे जो लीडर है वो हमारे में से होना चाहिए, जो लीडर है वो किस में से होना चाहिए बेटा, हमारे बीच में से होना चाहिए। डेट्स वाई अगर वो शेड्यूल कास्ट का होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग कभी पावर में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि हमारे कास्ट सिस्टम था, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कभी पावर में आ नहीं सकते थे, तो वुमेन्स के लोग भी जो है वुमेन्स को भी पावर में नहीं मिलता था मौका। तो हमने रिजर्वेशन करके बाकायदा इनको ना शेड्यूल कास्ट को जो है रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे बिहार वगैरह में 50% तक रिजर्वेशन दिया गया है, कितने परसेंट तक लगभग, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या नाम है, रिजर्वेशन दिया गया है इसमें, किसके अंदर, पंचायती राज में। तीसरा क्या है बेटा इसका, चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, चौथा पॉइंट अगर आप मानोगे इसमें, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, सॉरी फोर्थ पॉइंट है हमारा, देखो, हाँ, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इनके पास क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन किस लिए बनाया गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इनका, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि इनके इलेक्शन कंडक्ट करेगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि किसके इलेक्शन क्रिएट करेगा बेटा, पंचायतों के, किसके इलेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। चौथा जो है हमारे पास रेगुलर इनके इलेक्शन होंगे, ठीक है। पावर और रेवेन्यू, इसके लिए 11 शेड्यूल, इनके 29 सब्जेक्ट्स, 29। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सेंट्रल लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, काउंटी लिस्ट, इसलिए पंचायतों के लिए भी एक लिस्ट दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ का मतलब क्या होता है, जैसे एमसीडी के स्कूल्स होते हैं, जैसे दिल्ली में ना एमसीडी के स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल के स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो है ना आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, सड़कें होती हैं, ठीक है, लोकल जो सड़कें होती हैं, गलियों की स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है, या जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियों की नाली जो साफ वगैरह के लिए सिस्टम होता है, कूड़े गार्बेज वगैरह का, तो वो सारी किसके अंदर में पावर आती है बेटा, पंचायतों के अंदर में, ठीक है। गाँव में जैसे गाँव के जो काम होंगे, जैसे लोकल सड़कें बनाना, लोकल पुलिया बनाना, छोटे मोटे मेले का हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी एजुकेशन है, तो ये सारी पावर किसके पास दी गई है, इस तरीके से 29 सब्जेक्ट है जो कि किसके पास है, पंचायतों के पास। समझ आ गया बेटा। और इनके अलावा फाइनेंस, अगला जो नेक्स्ट लास्ट है आपका फाइनेंस, ठीक है। इनको हमेशा जो है पैसा मिलता है, यानी इनकी तरफ से यानी गवर्नमेंट का फंड आता है। कितने का फंड आता है, यानी जो भाई सारा का सारा जो काम होगा वो कहाँ से होगा बेटा, पैसे से। यानी फाइनली इनके हर साल जो है इनके लगभग इनको कुछ पैसा मिलता है, कुछ देख लेना डाटा कितना है, लगभग 1 या 2 करोड़ रुपए कुछ मिलते हैं, जो कि आपको अपने टेरिटरी में या इंस्टीट्यूशन में खर्च करना होगा। समझ में आ गया, ये ऑफिशियल कर दिया गया। यानी क्या है कि पहला कि इनको पहले इनके रेगुलर इलेक्शन होंगे, हमेशा जो है हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया है। तीसरा इसमें वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है। चौथा इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करी गई है। और इसके अलावा इनके लिए 29 सब्जेक्ट्स यानी जो इनके टॉपिक्स हैं वो डिसाइडेड किए गए हैं। और इनके हमेशा इनके लिए रेवेन्यू आता है, इनको रेवेन्यू आता है जो कि इसके अलावा टैक्स वगैरह से भी कलेक्ट होता है। तो यानी एक तरह से ये एक और लेयर हमने क्रिएट कर दिया जिसको लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ गया बेटा। यानी अब हमारे पास 3 लेवल की गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पावर डिसेंट्रलाइज हो गई। पावर क्या हो गई हमारी, डिसेंट्रलाइज। यानी पावर एक जगह नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, पावर क्या है, बट गई है। पावर क्या हो गई बेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। समझ में आ गया बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझ में आ गया। इसमें इतना ही है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है बेटा।